अब जैसे कि हमारा कुछ जो हमने टेक्निक इस्तेमाल की है कि जब भी हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो हम कुछ गवर्नमेंट स्कीम की ओर देखेंगे, कुछ गवर्नमेंट का कुछ अगर इनिशिएटिव है सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमेशा से ही हमारे रिचुअल्स रहा है। तो आज भी बिफोर वी स्टार्ट अहेड लेट्स मी डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टल दैट इज अ गोबर्धन। इट्स कॉल्ड एज गोबर्धन। ठीक है, गोबर्धन पोर्टल। अब देखो जब नाम ये सुनते हो आप गोबर्धन पोर्टल तो बहुत बार ऐसे दिमाग में आता है कि ये गोबर्धन पोर्टल है क्या और किसके रिगार्डिंग है, या फिर एनिमल मिनिस्ट्री है और कौन सी मिनिस्ट्री है क्या। लेकिन याद करना अंडर गोवर्धन पोर्टल, ठीक है, वी नीड टू हैव मतलब पूरे 1200, ठीक है, कैसे 1200 जो बायोगैस प्लांट है, 1200 बायोगैस प्लांट है, ठीक है, दिस 1200 बायोगैस प्लांट हैज बीन रजिस्टर्ड ऑन दिस पोर्टल, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल। सिमिलरली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है कि पूरे भारतवर्ष में जो कि बायोगैस प्लांट है उनको एस्टैब्लिश करना है, प्लस उनसे जो बाय प्रोडक्ट है उसको बनाना है। अब देखो जो गोवर्धन पोर्टल है वो एक्चुअली गोवर्धन स्कीम के अंतर्गत आता है। जो गोवर्धन पोर्टल है वो गोवर्धन स्कीम के अंतर्गत काम करता है। अब गोवर्धन स्कीम क्या है? तो गोवर्धन स्कीम अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा चला जाता है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर उसके डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर चलाता है, और डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जो है आपके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत इसको चलाते हैं। इस मेन स्कीम का जो लॉन्चिंग डेट है वो लॉन्चिंग डेट 2018 का है, ठीक है। और इसका मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है जो वेल्थ है, लाइक आई कैन से वेल्थ जनरेट करना है। वी नीड टू जनरेट द वेल्थ फ्रॉम वेस्ट, ठीक है। वेस्ट से क्या जनरेट करना है? वेल्थ जनरेट करना है, ठीक है। जितना भी वेस्ट है उसको किस में कन्वर्ट करो? वेल्थ में कन्वर्ट करो। दैट इज वन ऑफ द वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। सिमिलरली आपने अभी हालांकि एक न्यूज पढ़ी होगी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि अभी हालांकि ना काउ सेंसस लॉन्च हुआ है। काउ सेंसस लॉन्च हुआ है। तो ये काउ सेंसस लॉन्च करने वाला कौन सा स्टेट होगा? जैसे आपको इससे पहले पता होगा, आप सब लोगों ने इसको नोटिस भी किया होगा, ठीक है, कास्ट सेंसस हो चुका है। कास्ट सेंसस ऑलरेडी हैज बीन डन। तो कास्ट सेंसस किसके द्वारा किया गया था? बिहार जो गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट द्वारा आपका कास्ट सेंसस का लॉन्चिंग हुआ था। लेकिन अभी ना काउ सेंसस भी बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो क्या आप लोग बता सकते हो ये जो काउ सेंसस जिसके बारे में बात कर रहे हो वो जो न्यूज में है वो किसके कौन से स्टेट में एसोसिएटेड है? Remember this cow census which is in news, it's regarding with the उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो है काउ सेंसस का चलाया जा रहा है, ठीक है। तो बोथ द सेंसस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों को आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अभी हालांकि जो न्यूज में है, दैट इज योर पीएम श्री स्कीम। पीएम श्री स्कीम, इसके बारे में मैंने इससे पहले आपको एक हिंट दी थी, आई डोंट से वो डिस्कस किया था, लेकिन मैंने हिंट दे रखा है प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखे अच्छे से तो वहां पर जो है मैंने पीएमसी के रिगार्डिंग आपको कुछ हिंट देके रखी है। नाउ व्हाट इज पीएम श्री स्कीम? जब आप ये थ्री वर्ड सुनते हो तो यू माइट गेट कंफ्यूज ये क्या है। तो सबसे पहले इस श्री जो शब्द है उसका मीनिंग समझो क्या है। श्री वर्ड स्टैंड फॉर द स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, तो सबसे पहले यही याद रख लेना, ठीक है। जो पीएम श्री स्कीम है आपका, तो पीएम श्री स्कीम में जो श्री वर्ड है, तो श्री वर्ड का मतलब श्री वर्ड स्टैंड फॉर एक्चुअली द स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। अब देखो ये स्कीम है, स्कीम कौन सी है? दिस स्कीम इज नथिंग बट अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। पहली बात तो ये स्कीम कौन सी आपकी? स्कीम इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। पहली बात तो व्हाट डू यू नो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है? देयर आर टू टाइप ऑफ स्कीम। एक स्कीम होती है जिनको हम सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोलते हैं, ठीक है, कॉल्ड सेंट्रल सेक्टर स्कीम। उसके बाद एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। दोनों के दोनों स्कीम अलग अलग है, समझो कैसे। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट का स्कीम है और उस स्कीम को चलाने में 100
रुपए चाहिए। कितने रुपए चाहिए? 100 रुपए चाहिए। तो उस स्कीम के जो पूरे 100 रुपए है, वो 100 के 100 रुपए आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करेगी। ठीक है, उस स्कीम के जो 100 रुपए है, तो पूरा का पूरा 100 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा पे किया जाएगा। लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर कोई स्कीम है, अगर कोई स्कीम है स्पॉन्सर स्कीम है, और वो स्कीम का वैल्यू भी 100 रुपए है, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें एक टाइप होता है, जैसे टाइप ए ऐसा होता है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो केवल 60% पैसा देती है, मतलब 60 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, एंड जो बचा हुआ मनी है स्टेट गवर्नमेंट जो है आपकी, स्टेट गवर्नमेंट आपका 40 रुपए स्टेट गवर्नमेंट देगा। इसमें और एक टाइप आता है स्पॉन्सरशिप में, टाइप बी आता है, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उस स्कीम को 90% मतलब 90 रुपए दे देगा, एंड जो यूनियन टेरिटोरीज है आपकी जो हिमालयन स्टेट है समटाइम्स, वो आपको 10 भी दे देंगे। तो यहाँ पे जो है स्पॉन्सरशिप डिवाइड होती है, सारा का सारा पैसा जो है अकेले स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाती है, अलग अलग स्पॉन्सरशिप अलग अलग लगाई जाती है। उस तरीके से अगर आप सोचोगे, जो पीएम श्री स्कीम है विच इज रिगार्डिंग विद द एजुकेशन, और एजुकेशन जो है आपका एक कॉन्क्रीट लिस्ट में आता है। कॉन्क्रीट लिस्ट का मतलब होता है उसमें जो जिम्मेदारी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट की भी होती है। ठीक है, सच स्कीम इज सच थिंग इज कॉल्ड एज कॉन्क्रीट सब्जेक्ट होता है वो। तो ऑब्वियसली जो आपका एजुकेशन है वो कॉन्क्रीट सब्जेक्ट है, कॉन्क्रीट लिस्ट में वो आता है। तो दैट इज योर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, दैट्स व्हाई कॉल्ड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, बिकॉज़ स्टेट भी फंडिंग कर रहा है और सेंट्रल भी आपका इसमें फंडिंग कर रहा है। ठीक है, नाउ अब समझो स्कीम रिगार्डिंग व्हाट, स्कीम के मेन मोटिव क्या है। इस स्कीम का जो टाइम पीरियड है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। दिस स्कीम का टाइम पीरियड है आपका 2022 23 से लेके 2022-23 से लेके 2026-27, 2022-23 लेके 2026-27, दैट इज द टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। ठीक है, वो स्कीम का क्या आपका टाइम ड्यूरेशन है। अब ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसका मेन इनिशिएटिव क्या है, यहाँ पर जो है हमने डिसाइड किया है टोटल 14,500, कितने 14,500 स्कूल बिल्ड करने हैं। जो हमारे स्कूल है वो बिल्ड करने हमने, ठीक है, ऑल अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारत में 14,500 स्कीम बिल्ड करना है अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम। एंड दैट जो भी स्कूल हम बिल्ड करेंगे वो स्कूल बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल के होंगे, बहुत ज्यादा वो इंप्रेसिव रहेंगे, एंड दैट इज व्हाट वी कैन से एज अ पीएम श्री स्कीम। तो ये जो सारी चीजें हैं जो अभी हमने डिस्कस की हैं आपके साथ, वो सारे के सारे इनिशिएटिव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आई होप आप लोगों ने सारे इनिशिएटिव आराम से समझे हैं, आपने आराम से मार्क करके रखे हैं। ठीक है, अब जो लोग चाहते हैं, मैंने इससे पहले बोला है कि जो भी हमने लेक्चर्स आपके लिए हैं उसके लेक्चर की शुरुआत में मैंने हमेशा स्कीम डिस्कस की है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो भी मैंने डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट करना डिस्कशन होता है ताकि आपकी रिविजन जो है अलग अलग डायमेंशन से चलती रहे। ठीक है, अब जिन लोगों को ना अभी भी ये पता नहीं है कि एग्जाम में किस टाइप के सवाल आते हैं, आई रिक्वेस्ट देम कि आप जो है जो स्टार्टिंग का लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू करंट अफेयर्स, आप एक बार उस लेक्चर को देख लेना। उस लेक्चर में मैंने आपको आराम से समझाया है कि कौन से कौन टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का जो सेशन है, लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। पहला सवाल आपके सामने पेश होने जा रहा है, ट्राई टू थिंक करो, थोड़ा थिंक करो एंड देन मार्क द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो सवाल क्या है, वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो वाज हेल्ड इन विच सिटी। कौन सा वो सिटी है जहां पर ये वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल इवेंट हुआ है। ठीक है, अब बिफोर डूइंग दिस थिंग्स, ठीक है, टेक अ स्मॉल, थोड़ा सा सोच लो, दिमाग लगाओ, टेक अ 5 सेकंड एंड देन ट्राई टू मार्क योर करेक्ट आंसर। यस, आई होप आप लोगों ने थोड़ा सोचा होगा इसके बारे में कि कौन सा इवेंट है, क्या है इवेंट है। ठीक है, नाउ समझो पहले तो ये सारी चीजें जो है क्या होती है, पहले वो समझना फिर मार्क करना। ठीक है, नाउ देखो ये जो पर्टिकुलर इवेंट है, वाइब्रेंट इंटरनेशनल रोड शो वाज हेल्ड एट दुबई। कहाँ पे हुआ ये? दुबई। दुबई ऑब्वियसली लोकेटेड इन विच कंट्री? दुबई कहाँ पे है? यूएई में दुबई है। ठीक है, नाउ ये क्या है फिर, ये सेक्टर किसके रिगार्डिंग है? ठीक है, नाउ एक याद करना हमेशा, गुजरात में जो है ना वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट होने वाला है। कौन सा समिट होने वाला है ये भी पहले मार्क करके रख लेना, वाइब्रेंट
ठीक है, गुजरात इंटरनेशनल समिट, ये होने वाला, गुजरात इज गोइंग टू होस्ट दिस पर्टिकुलर समिट, ये समिट होने वाला है गुजरात में। अब ना उसका प्रमोशन वी वांट टू डू इट, एंड फॉर दैट प्रमोशन हमने फिर रोड शो किया है, कहाँ पे, इन दुबई में। कहाँ पे होना है, दुबई में हमने पर्टिकुलर रोड शो किया है। ठीक है, अब ये इवेंट कब होने वाला है, समिट कहाँ पे होने वाली है, ठीक है, वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल समिट, ये ना सादा मतलब होने वाला है अराउंड 10 to 12 जनवरी 2024। और हम चाहते हैं कि दुनिया भर से लोग आए, दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स है वो गुजरात में आ जाए। ठीक है, और वो क्या करें, गुजरात में आके वहां पे आपका निवेशक करें, जो भी लीडरशिप है, इंडस्ट्री के जो लीडर्स है, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर कंट्री है, वहां पे किसी को पता नहीं होगा, तो जो लीडरशिप है उस कंट्री की इंडस्ट्रियल लीडरशिप होगी, तो वो इंडस्ट्रियल लीडरशिप को ये अवेयरनेस हो, उनको पता चले कि भाई हाँ गुजरात में पर्टिकुलर समिट होने वाला है, तो हमें वहां पर जाना चाहिए। इसलिए जो है, इन ऑर्डर टू प्रमोट द इंडस्ट्रियल लीडरशिप, वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल समिट जो है ऑर्गेनाइज किया गया है, या फिर इसका जो रोड शो है वो किया गया है दुबई में। इवेंट इंडिया में होने वाला है अराउंड 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद। अगर कब होने वाला है, तो 10 से लेकर 12 जनवरी तक ये पर्टिकुलर इवेंट होने वाला है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। नाउ यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली और जो है कुछ फैक्ट याद करके रखे। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये जो एडिशन होने वाला है, कौन सा, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, ठीक है, वो जो है 10th एडिशन है। पहली बात तो ये, कितना एडिशन, ये 10th एडिशन है, और ये एज आई टोल्ड यू 10 से 12 जनवरी 2024 तक होने वाला है। अब जो इंडस्ट्रीज है विच आर लोकेटेड इन यूएई, ये गुजरात में है, यूएई में जो इंडस्ट्रीज है उनको हम ये कोलैबोरेट करना चाहते हैं, ठीक है, उनको बताना चाहते हैं कि हाँ डू कम डू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर समिट। नाउ पहले चीज ये होता है, फिर ये कर क्यों रहे, why, what is the motive behind Gujarat global summit, vibrant Gujarat summit का मेन मोटो क्या है? मेन मोटो ये है कि जो बिजनेसमैन है, देखो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उनको ये बताना कि यू हैव इमेंस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट इन अवर स्टेट। ठीक है, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनको बताना जरूरी है कि भाई इंडिया में ना, और पर्टिकुलरली इंडिया में यू हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज्यादा पोटेंशियल ग्रो करेगा। एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ मैं, अभी Q2 के रिजल्ट अगर आते हैं, लुक एट Q2 रिजल्ट्स ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी Q2 रिजल्ट, तो ऑलमोस्ट हमने 7.6% के अप्रॉक्स क्या किया है, ग्रोथ रेट दिखाई है, इतना हम ग्रो कर रहे हैं। जबकि इसी Q2 में हम देखो जापान जो है -2% का 0.2% का नेगेटिव में चल रहा है। वो क्या, दुनिया के अलग अलग नेशन से वो नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है, उनका ग्रोथ रेट कम हो रहा है, लेकिन इंडिया का ग्रोथ रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो बड़े बिजनेसमैन है दूसरे देशों में रहते हैं, हम इस समिट को ऑर्गेनाइज करके उनको क्या बोलेंगे कि भाई डू इन्वेस्ट इन अवर कंट्री, हमारे भारत में आ जाओ और हमारे भारत में क्या करो, इन्वेस्ट करो। we will provide you a big opportunity of investment in our country, specifically obviously गुजरात तो उसमें क्या है, टॉप पे ही रहने वाला है। ठीक है, याद करना जनवरी में ये मीटिंग होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके सामने पेश है, आराम से सोचना, देन मार्क करना। ठीक है, 5 सेकेंड। चलो, आई होप आप लोगों ने आराम से सवाल को रीड किया है। थोड़ा आप अगर सोचोगे सवाल को रीड करके, शुरुआत में लग सकता है कि सवाल बहुत डिफिकल्ट है या फिर नहीं आएगा आपको, लेकिन थोड़ा सा पॉज करके पहले पढ़ लेना। सवाल क्या बोल रहा है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑर्गेनाइज्ड, किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया, क्या ऑर्गेनाइज किया गया है, वर्कशॉप। इसके लिए वर्कशॉप है ये गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म। ये गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म, गोवा में टूरिज्म क्या करना है, डेवलप करना है, या फिर गोवा में जो टूरिज्म है उसको बूस्ट करना है। ठीक है, तो गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म जो है उसको किसके द्वारा, कौन से आई कैन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है सपोर्ट मिला है, कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस वर्कशॉप को कर रहा है। ठीक है, विद इंडियन फाउंडेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। रिमेंबर व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर कौन सा,
ऑप्शन नंबर सी, व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नीति आयोग द्वारा जो है गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म इसको बनाया गया है। ठीक है, अब देखो क्या है ना, जो हमारा पर्टिकुलर थिंक टैंक वर्कशॉप है, मतलब आई कैन से, एक बात समझो आप, ठीक है, देखो व्हाट इज नीति आयोग, पहले यही बोलो नीति आयोग क्या है। नीति आयोग भारत का थिंक टैंक है। नीति आयोग क्या है? भारत का थिंक टैंक है। ठीक है, थिंक टैंक का मतलब क्या होता है? नए नए आइडियाज निकालना, नए नए प्रोग्राम निकालना। ठीक है, तो उस तरीके से ना एक सीरीज चल रही है G20 थिंक टैंक सीरीज। ठीक है, G20 थिंक टैंक की सीरीज चल रही थी। G20 थिंक टैंक सीरीज में क्या है, G20 के जो भी अलग अलग नेशन है, तो वहां पर ना किसी नेशन के पास ये पर्टिकुलर सीरीज चलती ही रहती है। किसी के पास कुछ होगा, किसी के पास नहीं होगा। ठीक है, थिंक टैंक सीरीज का। तो ये जो पर्टिकुलर सीरीज है थिंक टैंक्स वाले ग्रुप्स की, या फिर जहाँ पर थिंक टैंक चलते हैं उस देश की, तो वहां पर जो है पर्टिकुलरली दुनिया भर के जो देश है उनके द्वारा बुलाया गया था एक थिंक टैंक सीरीज में। अब ये जो पर्टिकुलर जो थिंक टैंक सीरीज है, ठीक है, उसकी जो टूरिज्म वाली जो मीटिंग हुई थी, ऑलरेडी इट हैज बीन डन, वो कहाँ पे हुई थी? गोवा में हुई थी। ठीक है, तो G20 की जो लाइक जो मीटिंग हुई थी गोवा में, गोवा में जो मीटिंग हुई थी G20 का, वो किसके ऊपर हुआ था? ये मीटिंग हुआ था टूरिज्म के ऊपर। ठीक है, टूरिज्म के ऊपर हुआ था। तो वहां पे एक गोवा डिक्लेरेशन साइन भी हुआ था। दे हैव आल्सो साइन अ गोवा डिक्लेरेशन साइन वहां पे। ठीक है, उस मीटिंग में तो स्पेसिफिकली क्या बोला गया था कि टूरिज्म को बूस्ट करना है G20 में, टूरिज्म को बूस्ट करना है इन गोवा। अब उसको जो बूस्ट करना है टूरिज्म को, उसका रोड मैप, वी नीड अ रोड मैप, हाउ टू बूस्ट इट, वी नीड अ रोड मैप। That roadmap has been organized, the workshop, that how we can build it, how can develop the tourism in Goa. तो उसका जो रोड मैप है, ठीक है, गोवा में टूरिज्म बूस्ट करने का जो रोड मैप है, वो नीति आयोग द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था वर्कशॉप, ताकि सब लोग इकट्ठा आ सके और ये बात करें कि गोवा में हम किस तरीके से जो है आपका जो अकेडमी से टूरिज्म है वो बूस्ट कर सके। एंड स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पर वही लिख रखा है। ठीक है, जो थिंक टैंक सीरीज चल रहा था G20 का वर्कशॉप और थिंक टैंक, उसके में नीति आयोग ने ये पर्टिकुलर रोड मैप बनाने के बारे में बोला गया है। इसको ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का बहुत बड़ा हिस्सा होगा। ठीक है, नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए। नाउ फिर सवाल ये भी आता है आपको कि व्हाट इज द आउट प्रोडक्ट? इस सारी चीजों का आउट प्रोडक्ट क्या पड़ा? ठीक है, रोड मैप सीरीज कुछ कर ली, इसका आउट प्रोडक्ट क्या है? ठीक है, रिमेंबर द आउट प्रोडक्ट इज वी नीड टू प्रमोट, यहाँ पे पर्टिकुलरली देयर 4 सेशंस जहाँ पे हुए थे, वी नीड टू प्रमोट ग्रीन टूरिज्म। ये नहीं कि बस टूरिज्म करना है। ठीक है, वी नीड टू प्रमोट अ ग्रीन टूरिज्म, देन डिजिटलाइजेशन इन टूरिज्म, देन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ टूरिज्म, एंड देन एमएसएमई टूरिज्म। एमएसएमई टूरिज्म का मतलब ही यही है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल पीपल्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा आगे हम लेके आ जाए, उनको आगे ज्यादा से ज्यादा पुश मिले, ताकि वो लोग भी इन्वॉल्व हो सके ये सारे मिशन में। ठीक है, नाउ दैट्स ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगेन ये ना थोड़ा सोच लो आप, थोड़ा सा सोच लो, बहुत सही वर्ड है, सोच लो आप, टेक अ 5 सेकेंड, सोचो कौन सा वर्ड है सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, सोचो एंड देन मार्क। Which word has been named the colony's word of the year for 2023? कौन सा वो वर्ड है जो कॉलोनीज ईयर ऑफ द वर्ल्ड करके घोषित हुआ है? कौन सा वर्ड है, मतलब ऐसा कौन सा वर्ड है जो दुनिया में बहुत ज्यादा सर्च हुआ है? क्या लगता है आपको इस साल 2023 में, अगर मैं बात करूं 2023 की, तो कौन सा वो साल है, कौन सा वो वर्ड है जो सबसे ज्यादा जो अब्रिविएशन है वो मल्टीपल टाइम इस्तेमाल किया गया होगा? अर्थक्वेक ज्यादा बार क्या है? ह्यूमैनिटी, ठीक है, परमा क्राइसिस एंड और एआई। परमा क्राइसिस का डेफिनेशन क्या पता है? परमा क्राइसिस वर्ड का मीनिंग क्या है? ठीक है, इसका मतलब है एक्सटेंडेड टेन्योर ऑफ इंस्टेबिलिटी। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका एक रैंडम मीनिंग है एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी, extended period of instability। ठीक है, दिस इज अ मेन मीनिंग बिहाइंड द एक परमा क्राइसिस। ठीक है, ये एक्चुअली ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है बाय द वे।
लेकिन ये वर्ड ना 2022 में सबसे ज्यादा चला था ये वर्ड। ठीक है, मतलब कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 की अगर बात करें तो ठीक है, तो परमा का ये सबसे ज्यादा चला था। ठीक है, इंस्टेबिलिटी पूरी दुनिया में फैल गई थी, चाहे फिर वो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण फैली हो या फिर अदर रीजन के कारण हो, लेकिन हाँ ये पर्टिकुलर वर्ड वो उस समय भी न्यूज में था 2022 में। अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं 2023। तो 2023 में अगर आप देखोगे ना, तो 2023 में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया वर्ड है फिर कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा किताब है उसको, तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये पर्टिकुलर वर्ड ऐसे बोलते हैं हम। बहुत ज्यादा सर्च किया गया है नेट के ऊपर, बहुत ज्यादा एब्रिविएशन जो है बहुत बार इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, दैट्स व्हाई फेल्ट से कि एआई जो है आपका, द एब्रिविएशन एआई हैज बीन नेम्ड एज कॉलिंस वर्ड ऑफ द ईयर 2023। और इससे पीछे का अगर मैं रीजन बोलूंगा कि जो कॉलिंस डिक्शनरी है, ठीक है, they said the use of the term had accelerated, okay, and that it had become so dominant conversation for conservation for 2022, ठीक है, 2023। ठीक है, ये हमेशा याद करके रख लेना। ठीक है, दो परमा का जिक्र मिला वही यहाँ पर है। एक सवाल मैं यहाँ पर आपके लिए बनाना चाहता हूँ, आराम से मान कर लेना। ग्लोबल ग्लोबल एआई ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट, ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट, ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट, ठीक है, ये ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट इस साल कहाँ पे हुआ है? वेयर द ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट हैज बीन हेल्ड, कहाँ पे ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट हुआ है? ठीक है, ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट कहाँ पे हुआ है? व्हाट डू यू थिंक? मैं आपको ऑप्शन भी देता हूँ। यूएस में हुआ है, यूके में हुआ है, इंडिया में हुआ है, या फिर ब्राजील में हुआ? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल के मार्क करके देना कि ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट कहाँ पे हो रहा है, मतलब हुआ है। एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड सो मच क्रूशियल फॉर द अपकमिंग ईयर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने पेश है, आराम से मार्क कर लेना, सोचना देन मार्क करना। ठीक है, 5 सेकेंड एंड देन मार्क इट। न्यूज में भी बहुत सही है, बहुत न्यूज में सही है पर्टिकुलर की जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं हमारे, ठीक है, उनको रीइलेक्ट कर दिया गया था चेयरमैन ऑफ विच टेम्पल। चलो, आई होप आपने सवाल अच्छे से पढ़ा है। अगर न्यूज जो है, अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको प्राइमरी पता होगा कि यहाँ पर क्या पर्टिकुलर आंसर है। ठीक है, बिकॉज देखो अभी ना क्या हुआ था, वाई दिस इज न्यूज वो भी बता बोलता हूँ मैं कि जो पर्टिकुलर टेम्पल है, ठीक है, ये जो टेम्पल है, इस टेम्पल के अगर सबरीमाला टेम्पल का पकड़ लो, सबरीमाला टेम्पल हाईली कंट्रोवर्सी इन इट्स नेचर, बहुत कंट्रोवर्सी के लिए न्यूज में रहा था, बिकॉज फीमेल्स को यहाँ पे एंट्री नहीं दी गई थी वो वाला। बद्रीनाथ टेम्पल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट, तो ये तो फिर पूछेंगे मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन जो हमारे पीएम है, दे हैव री इलेक्टेड, यहाँ पे वर्ड है री इलेक्टेड। कहाँ पे रिलेक्ट हुए हैं वो? श्री सोमनाथ ट्रस्ट। कहाँ पे रिलेक्ट हुए हैं? श्री सोमनाथ ट्रस्ट में जो है वो री इलेक्टेड हुए हैं। ठीक है, याद कर लेना इस पर्टिकुलर फैक्ट को। अब सवाल ये है कि फिर ये टेन्योर कितने साल की रेट होता है, इससे पहले कब हुए थे? तो इट हैज बीन रिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स, पूरे अगले 5 साल तक कोई, ठीक है, उस ट्रस्टी रहेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर टेम्पल। ठीक है, अब ये जो अलग अलग फिर होता है, और ये हमेशा याद रख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि पूरे हिस्ट्री में अगर देखोगे, पूरे इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, इट्स फर्स्ट टाइम हैपेंड दैट in entire 75 years of independent history that Sri Somnath Trust, again, that chairman has been elected for 5 years. ऐसे पहली बार हुआ है कि जो चेयरमैन है ऑफ श्री सोमनाथ ट्रस्ट के, वो इलेक्ट हुए हैं फॉर द 5 साल। ठीक है, दैट इज वेरी हिस्टोरिक इन इट सेंस। सिमिलरली ये जो ट्रस्ट है, उन्होंने एक वीडियो हाईलाइटिंग भी निकाली है फॉर द टेम्पल ट्रेडिशंस। अगर आप वहां पे जाओगे तो, अगर आप रिसेंटली कभी सोमनाथ में विजिट किए आप लोग, तो वहां पे ना वो हिस्ट्री बताते हैं सोमनाथ टेम्पल का, मतलब किस तरीके से सोमनाथ टेम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्वेश्चन। बहुत राजा लोगों ने उसके ऊपर अटैक किया है, बहुत बार ऐसा कोशिश किया गया कि सोमनाथ टेम्पल को तोड़ दिया जाए। सोमनाथ टेम्पल्स के जो खजाना, जो भी वहां पे खजीना था,
लूटा जाए, बहुत बड़ा अटैक हुआ है, लेकिन स्टिल सोमनाथ टेम्पल इज स्टैंड स्टील, ठीक है, जैसा वैसे वो स्टैंड अभी भी करता है, ठीक है, एंड अभी तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है। तो उन्होंने क्या किया है, पूरा इतिहास दिखाने के लिए वीडियो शो भी वहां पे होता है, लाइव शो भी होता है, शाम को होता है वो लाइव शो। अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वहां पर उन्होंने स्टार्ट किया दिखा है। एंड हाँ, पीएम जो थे हमारे, पीएम ने क्या किया, पीएम हैज वर्चुअली इनॉग्रेटेड, ठीक है, द फाउंडेशन स्टोन फॉर द वेरियस प्रोजेक्ट, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस हिस्टोरिक सोमनाथ टेम्पल। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब उनको रिलेट किया गया है, इसलिए हमेशा याद रख लेना। नाउ नेक्स्ट, हाँ, आगे बढ़ते हैं। सोमनाथ टेम्पल, अगर किसी को पता नहीं होगा तो सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, स्टेट ऑफ गुजरात। कहाँ पे लोकेटेड है, स्टेट ऑफ गुजरात में, स्पेसिफिकली बात करो तो सौराष्ट्र के साइड में है। Okay, and remember it is among the 12 Jyotirlingas of Sri Lord Shiva. अगर आप, and this is the first one, Lord Shiva के first one है। सोमनाथ का मीनिंग ये चंद्र है। सोमनाथ का मीनिंग क्या है आपका, चंद्र है, मतलब जो चांद है, मून है। ठीक है, सोमनाथ का मीनिंग क्या आता है, मून। सोम मतलब क्या होता है, मून। ठीक है, तो सोमनाथ पीरियड का मतलब क्या आता है कि जो चांद के एसोसिएटेड में है, मून के एसोसिएटेड में है। Now that's why this Somnath temple is very very famous, very very important। ऐसे बोलते हैं कि चंद्रदेव द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, यस, आई होप आपको जो है चीजें अभी याद रहेगी इस पर्टिकुलर इवेंट पे कॉन्टेक्स्ट में। आगे बढ़ते हैं। इस ये भी सवाल है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय आरबीआई। आरबीआई द्वारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है, ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड। अगेन यू हैव ऑप्शंस, ठीक है, मनोरंजन मिश्रा है, अश्विनी भाटिया है, अमरजीत सिंह है, एंड अनंत नारायण है। यू हैव दिस ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। अब ना एक बात को समझो, जब भी आपको कोई अपॉइंटमेंट पूछ जाती है, जब भी आपको कोई रीअपॉइंटमेंट पूछता है, तो आपको क्या करना है, यू नीड टू मेक अ सम चार्ट। आपको चार्ट बनाना है। फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर चार्ट है, यहाँ पे क्या क्या बोलना है, भाई पर्सन है, कोई तो एक इंसान है, जैसे एक पर्सन है, देन उसका कोई तो उस पर्सन का कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और फिर उस पर्सन का पोजीशन होगा, उसको कौन सी पोजीशन वो पर्सन क्या करता है, होस्ट करके रखता है, और उनको तो लगना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे लगना है, तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रही है हम, आरबीआई की बातचीत चल रही है, किसकी बातचीत चल रही है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बातचीत चल रही है, और फिर कौन पर्सन यहाँ पर अपॉइंटेड है वो आपको लिखना है। तो जो आपका चार्ट बनेगा दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जैसे अभी ये पर्टिकुलर सवाल यहाँ पर क्या है, मनोरंजन मिश्रा, और ये मनोरंजन मिश्रा साहब जो है, he has been appointed as the executive director in RBI। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप चीजों को आराम से याद रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने पर्टिकुलरली जो उनके जॉब रोल है, क्या प्रायोर, देखो he has a prior to being promoted to AD, he was serving as the chief general manager of डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन। सो वहां पे वो काम कर रहे थे, तो अलग अलग हिस्सों में ऑलरेडी काम करते रहते हैं। ठीक है, अगर ऐसा भी सवाल आता है तो पहले कहाँ पे करते थे वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला सवाल। रोहित ऋषि has been appointed as an executive of which of the following bank। अगेन सेम थिंग है, अगर फिर घुमा के पूछते हैं तो फिर चलो ऐसे है कि कौन एडी बना है आरबीआई का, ये पूछ लिया, तो फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं ना कि फिर आरबीआई ने अभी किसी को, मतलब रोहित को बुलाया गया है एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर विच बैंक, ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर कैसे भी सवाल पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए। अगर इस तरीके से पूछते हैं कि रोहित ऋषि हैज बीन अपॉइंटेड एज एडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, कौन से बैंक के वो एडी करके अपॉइंटेड हुए हैं। ठीक है, तो आपको यू मस्ट बी अवेयर, ठीक है, कहाँ के ओपन हुए हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कहाँ पे हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में वो क्या हुए, एज एडी अपॉइंटेड हुए हैं। फिर ना ये भी सवाल आपको आता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपॉइंटेड हुए, ये तो चलो ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर सवाल आ गया तो व्हाट डू यू थिंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर सवाल आता है तो आप क्या करोगे, मतलब फॉर एग्जांपल कैसे सवाल आता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर, तो रिमेंबर दे कैन आस्क यू इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, व्हाट इज द एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र, रिमेंबर इट इज 1935। 1935 इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेंगे आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, ऑब्वियसली कहाँ पे मिलेंगे आपके, पुणे में जो है आपको उनके हेडक्वार्टर मिल जाएंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। ठीक है, देखो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, वो डायरेक्टली सवाल नहीं पूछेगा कि कौन डायरेक्टर है, कौन एग्जीक्यूटिव जनरल है, ठीक है, तो घुमा के पूछेंगे कि भाई इसका है तो ये कौन है, वो कौन है, ऐसा ऐसा कुछ घुमा के अगर पूछता है तो उसका आपको रेडी रहना है।
मैंने इसलिए ना स्पेसिफिकली यहाँ पे एमडी एंड सीयू के बारे में भी मतलब बता के रखा है। एएस राजीव इज दी एमडी एंड सीयू। टैगलाइन क्या देखो, वन फैमिली वन बैंक, एक परिवार एक बैंक। ठीक है, इस तरीके से उनका टैगलाइन भी है। ठीक है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचो एंड देन मार्क, टेक अ 5 सेकंड। चलो, आई होप आप लोगों ने सवाल अच्छे से पढ़ लिया है एंड अपने उससे सोच भी लिया होगा। क्या सवाल देखो, हु हैज ओन महात्मा अवार्ड 2023? किसको जो है महात्मा अवार्ड मिला है 2023 में? ठीक है, नाउ फॉर व्हाट? फॉर सस्टेनेबल एंड इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशन फॉर सीएसआर फंड इन एरियाज ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर रिलीफ। मतलब ऑलमोस्ट ऑल सभी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। ऐसा कौन है इनके में? ठीक है, जहां पर उन्होंने सबसे ज्यादा क्या किया है, इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है। रिमेंबर, इस साल का जो अवार्ड है दैट इज महात्मा अवार्ड, ठीक है, फॉर द इन्वेस्टमेंट, इसको मिला है, दिस हैज बीन ओन बाय द यूएसटी। इसको मिला, ये यूएसटी को जो है पर्टिकुलर ये अवार्ड मिला है। ठीक है, अगेन दैट इज वेरी क्रूशियल थिंग, मतलब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है उनके द्वारा की गई है। ठीक है, एंड उनके जो इनिशिएटिव है इतना अच्छा है कि दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू ऑल अक्रॉस द थिंग। ठीक है, अब ये कौन है यूएसटी? यूएसटी एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशन कंपनी है। ठीक है, जिनको ये अवार्ड अभी मिला है। ठीक है, नाउ ये जो है ये हैज बीन कंट्रीब्यूटेड। ठीक है, इट हाइलाइट्स अ कंपनी सीएसआर ड्राइव्स its adopt school program. There is an impact over the 32,000 students in India and Mexico. ठीक है, UST has support 104 schools promoting the accessibility quality of education for all. ठीक है, सबका ही वो है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली ये भी बोल के रखा है। ठीक है, व्हेन इट कम टू मेडिसिनल आई कैन से सैंपलिंग, ठीक है, सैंपलिंग्स इन 2022 तो 75,000 का रिकॉर्ड है। इन रिस्पॉन्स टू ग्लोबल क्राइसिस, यूएसटी हैज डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स कमिटमेंट टू ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए उन्होंने देखो $1 लाख pledge to support a victim of a conflict of Ukraine. यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट की विक्टिम है उनको $1 लाख का उन्होंने बोला है। UST is associated with which country? So if we associated with the UK, Ukraine, Poland, ठीक है, volunteers to help them, ठीक है, distribute essential in the refugees campaign, ठीक है, associated from the UK। ये जो सारी चीजें हैं, अगेन ये जो सारा उनका काम है, इसको देखते हुए कि उनको जो अवार्ड दिया गया है, कौन सा अवार्ड दिया गया है? महात्मा अवार्ड फॉर इम्पैक्टफुल सीएसआर इनिशिएटिव। ये अवार्ड उनको क्या क्या है, दिया गया है। नाउ नेक्स्ट, ये थोड़ा सा सोच लो, ये सवाल जो है इसके बारे में मैंने इससे पहले भी आप लोगों के साथ इस सवाल के बारे में मैंने डिस्कशन किया है। ठीक है, और मैं चाहता हूँ अभी आप लोग आराम से सोच के इसका मार्क करो। हमने ऑलरेडी इस चीज के ऊपर डिस्कशन कर रखा है, फिर भी एक बार सोचो एंड मार्क द करेक्ट आंसर। मिन्यूट मैन थर्ड, सोचो, मार्क करेक्ट आंसर। आई होप आपको पता होगा। आप अगर कमेंट सेक्शन में मार्क करके भेजते हो मुझे, तो मुझे पता चलेगा कि आप रिवाइज कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। जो मिन्यूट मैन थर्ड मिसाइल जो है आपका, दिस मिसाइल हैज बीन इन ए न्यूज रिसेंटली, बहुत ज्यादा रिसेंटली ये न्यूज में था। ठीक है, व्हाट डज दिस मिसाइल, व्हिच कंट्री डज दिस मिसाइल हैज बीन बिलोंग? तो ये जो मिसाइल फटा था, अब जो मिसाइल हुआ था, वो किससे बिलोंग करता है? तो रिमेंबर दिस मिसाइल व्हिच आई ऑलरेडी बीन डिस्कस, इट हैज बीन बिलोंग टू द यूएस। किसका मिसाइल था ये? मिसाइल हैज बीन बिलोंग टू द कंट्री ऑफ यूएस, यूएस से बिलोंग करता है। अब सवाल आता है कि ये फिर है क्या भाई, ये मिलिट्री मिसाइल थी होता क्या है, फिर क्या है? तो रिमेंबर यूएस द्वारा ये पर्टिकुलर टेस्ट किया गया था। इसका मेन मकसद क्या है ना, एक्चुअली क्या है कि जो यूएस की जो एयरफोर्स है, ठीक है, दे ब्लोन डाउन टू मिनटमैन थर्ड मिसाइल ओवर द पैसिफिक ओशन आफ्टर एनिमली, ठीक है, एनोमली वाज डिटेक्टेड फॉलोइंग इट्स लॉन्च फ्रॉम द वेंडरिंग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया। ठीक है, अब ये जो है लाइक जो स्ट्रैटेजिक है यूएस का डेमोन्स्ट्रेशन है अपने पावर का, कि हाँ, कि इनके पास ये कैपेसिटी है अबाउट
400 of the missiles are located at the Air Force Base, ठीक है, in a particularly Moanta and North Dakota, ठीक है. It is a key to the US military strategical arsenals, ठीक है. ये बहुत एक important US मिसाइल का माना गया है इसको, कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो उन्होंने उसके द्वारा की गई है. अब ये जो मिसाइल है, आपने इसके बाद से समझ लो ना मेरे बात को, कि इस जो मिसाइल है इसका रेंज देखो ना, कितना रेंज है इसका. 9660 प्लस किलोमीटर का रेंज बोला गया है, प्लस, ठीक है. इमेजिन इट्स स्पीड, व्हाट काइंड ऑफ स्पीड इट हैज. 24,000 किलोमीटर पर आवर, 24,000 किलोमीटर पर आवर. इतना गंदा इसका स्पीड है, इतना तेज ये भागेगा मिसाइल. प्लस इसकी जो आपकी मिसाइल की रेंज है वो भी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है. दिस इज वन ऑफ द, क्या बोल सकते हैं, की कंपोनेंट है यूएस आर्मी का, ठीक है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है. और अभी इन्होंने जो क्या इसका हमें अभी ही टेस्ट किया, हालांकि मैं इसको टेस्ट किया है. नाउ नेक्स्ट, अब देखो ये भी सवाल है, थोड़ा सा बड़ा अच्छा सवाल है. Who has been designated as the UNESCO City of Literature? किसको ये किताब मिला है? यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर किताब किसको मिला है? ना, सबसे पहले बात तो यही चीज है, जब भी आप एक पढ़ते हो, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप पढ़ते हो, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में बहुत ज्यादा डोमिनेशन है. वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी इंडिया में न्यूज में भी है वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेके, ठीक है. वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसके द्वारा निकल जाती है? आपके यूनेस्को द्वारा ही निकल जाती है. अब जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके लिए क्यों न्यूज में अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो आपको पता होगा कि इंडिया में 2 नए वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऐड हुई है. एक आपकी होयसला टेम्पल्स है. होयसला टेम्पल इज अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट. उसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि आपका शांति निकेतन जो है फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वो भी एडेड है आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है. शांति निकेतन फ्रॉम वेस्ट बंगाल वो भी एडेड है. प्लस आपका जो होयसला टेम्पल है वो भी क्या है, आपका एडेड है इन पर्टिकुलर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, जो कि यूनेस्को द्वारा चला जाता है. नाउ सिटी ऑफ लिटरेचर है, ठीक है, यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर, वो किताब किसको मिला है इनमें से? ठीक है, तिरुवनंतपुरम को मिला है, ठीक है, कन्नूर, कोच्चि या किसी और को. रिमेंबर दिस पर्टिकुलर लिटरेचर अवार्ड जो है आपका, ये अवार्ड जीतने का सम्मान प्राप्त है, ठीक है, कोझिकोड, ठीक है. सॉरी इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग इट, बट हाँ, इस पर्टिकुलर सिटी को जो है सिटी ऑफ लिटरेचर अवार्ड दिया गया है फ्रॉम द यूनेस्को, ठीक है. अब इसमें जो है पर्टिकुलर याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो अलग अलग सिटीज है उनको ये अवार्ड देते हैं. तो यूनेस्को का जो कोझिकोड इन केरला में लोकेटेड है, ठीक है, इट वाज एडेड एज अ सिटी ऑफ लिटरेचर, ठीक है. कहाँ पे? यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, एक नेटवर्क है, ठीक है, यूनेस्को, इसको याद कर लेना, UCCN, ठीक है. UCCN मतलब क्या है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क. जो क्रिएटिव सिटीज है, अलग अलग अच्छे अच्छे सिटी है दुनिया भर की, तो उनको जो है इस पर्टिकुलर लिस्ट में शामिल हो जाता है, ठीक है. सिटी ऑफ लिटरेचर में केरला की पर्टिकुलर सिटी क्या है, शामिल है. इवन आई कैन से इफ यू लुक एट मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर है वो भी यहाँ पर क्या है, एडेड हुई है, ठीक है. नाउ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए पेश है. नाउ व्हाट इज द थिंग व्हिच यू नीड टू बी रिमेंबर फॉर दिस, ठीक है. मैं वापस इस सवाल के ऊपर आता हूँ, ठीक है. पहले आपने इस सवाल का आंसर दे दो. Which of the following city has been declared as the city of music by UNESCO recently? City of music, संगीत का शहर. सुनने में कैसा लगता है? संगीत का शहर है ये, यहाँ पे संगीत चलता है, ठीक है. तो यहाँ पे कहाँ पे होता है संगीत, कहाँ पे चलता है? एंड दैट पर्टिकुलर सिटी इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को का, यूनेस्को जिसे बोलते हैं यूनेस्को क्रिएटिव नेटवर्क जो है उनका, ठीक है. यूनेस्को का जो क्रिएटिव कल्चर नेटवर्क है, तो वहां पे कौन सी सिटी को ऐड किया गया है? रिमेंबर, सिटी ऑफ म्यूजिक कौन है? ग्वालियर. सबको पता होगा ग्वालियर इज वेरी वेरी फेमस फॉर इट्स ओन म्यूजिक. ग्वालियर बहुत ज्यादा फेमस है उसके म्यूजिक के लिए, ठीक है ना. फिर पहली बात होती है कि हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब सारा जो डिस्कशन हमारा घूम रहा है, किसके इर्द घूम रहा है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क्स, ठीक है. यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क मतलब UCCN, इसके इर्द हमारा डिस्कशन घूम रहा है. इनको द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर एंड सिटी ऑफ आपका म्यूजिक दोनों ऐड हुआ है. तो फिर ये खुद कौन है? तो रिमेंबर ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव है आपका क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, 2004 में लॉन्च है, ठीक है. इसका टाइम डेट है, मतलब अपडेशन टाइम है, हर 2 साल में इसको अपडेशन किया जाता है. एंड टोटल सिटीज,
तो मोर देन 350 इन मोर देन 100 कंट्रीज। टोटल कितने हैं? 350 जो क्रिएटिव सिटीज है वो एडेड है 2023 तक, और वो मोर देन 100 सिटीज में है। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि स्ट्रेंथन करना है। किसको स्ट्रेंथन करना है? कल्चरल एक्टिविटी को स्ट्रेंथन करना है, गुड सर्विस को स्ट्रेंथन करना है। ठीक है, बिकॉज जब आप बोलते हो सिटी ऑफ, जो फॉरेन टूरिस्ट है या फिर फॉरेन, वो थोड़ा सा अवेयरनेस कैंपेन में जल जाता है, और वो लोग वहां पे आके क्या करते हैं? विजिट वगैरह करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो यूएन के जो गोल्स हैं, वन ऑफ द गोल इज द कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11, दैट इज एसडीजी 11। क्या है? इट्स एम फॉर सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज। इट्स एम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। उसके लिए क्या है? एम करता है। ठीक है ना। अब हाँ, अब देखो यहाँ पे कौन कौन से, फिर इंडिया के कौन कौन से सिटीज हैं, ये भी सवाल हमेशा फिर आएगा आपको। चलो ठीक है, तो आपने बोलना है इंडिया के कौन कौन से, जैसे अभी ग्वालियर है, ग्वालियर को क्या बोलते हैं हम? सिटी ऑफ म्यूजिक में ग्वालियर हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। जो चेन्नई है वो भी म्यूजिक में ही है, वाराणसी भी म्यूजिक में एडेड है। और लिटरेचर में जो अभी मैंने बोला, लिटरेचर में सिंगल ही है, आप देखो याद करो, लिटरेचर में कौन है? बस सिंगल सिटी क्या आपकी एडेड है। देन व्हेन इट कम टू गैस्ट्रोनॉमी, तो वहां पे आपका हैदराबाद है। फिल्म के बारे में बोलो, फिल्म, सिटी ऑफ फिल्म, सिटी ऑफ फिल्म कौन है? मुंबई, जिसको आप सपने का शहर भी बोलते हैं। तो सपने का शहर कौन है आपका? मुंबई सपने का शहर है। ये नहीं फिल्म कहते क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स, तो वहाँ पे जयपुर है, श्रीनगर है। ये इतनी सारी जो सिटीज है हमारे भारत की भी इस पर्टिकुलर लिस्ट में क्या है? ऐड है। तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन सिटी आ सकती है? तो रिमेंबर, यहाँ पे क्राफ्ट एंड फोक जो है उनकी सिटी आ सकती है, डिजाइन की फिर आ सकती है, फिल्म की भी आ सकती है, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया आर्ट्स एंड म्यूजिक, ये सारी जो है इस वेरियस एरिया की सिटी जो है वहां पे ऐड हो सकती है। इस चीज को ना नोट करके रखना कहीं पे, तो व्हेन इट कम्स लिटरेचर, लिटरेचर में ना केवल एक ही आता है। ठीक है, लिटरेचर में केवल एक ही सिटी जो है वो लिटरेचर में क्या है आपकी? ऐड हुई है। नाउ नेक्स्ट, अब जो ये पर्टिकुलर है, ठीक है, इनॉग्रेटेड द डोमेस्टिक सेलिंग ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर दैट इज कोस्टा सेरेना इन इंडिया। ठीक है, इसका जो इनॉग्रेशन है, ठीक है, इनॉग्रेटेड द डोमेस्टिक सेलिंग ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना इन इंडिया। किसके द्वारा ये इनॉग्रेशन जो है किया गया है? व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, जो पहली बात तो मुझे ये बताओ कि लाइक कोस्टा सेरेना इंटरनेशनल क्रूज लाइनर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें कौन होगा? रिमेंबर दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय द ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल। किसके द्वारा लॉन्च किया? ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल द्वारा क्या है आपका लॉन्च है। ठीक है, अब ये कौन है फिर? व्हाट इज सर्बानंद सोनोवाल? कौन है? सर्बानंद सोनोवाल कौन है? इज द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, इनके यूनियन मिनिस्टर है, या दे आर द यूनियन मिनिस्टर। ठीक है, कोस्टा सेरेना कहाँ पे ये पर्टिकुलर लॉन्च हुआ है? फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर्स का कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो मुंबई में इनॉग्रेट किया गया है मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग द्वारा। ठीक है, अब देखो ना, यहाँ पे वी हैव वन टारगेट। टारगेट क्या है? देखो टारगेट क्या है? व्हेन वी आर डिस्कसिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइज मिनिस्ट्री, द डिस्कशन इज रिवॉल्व अराउंड रीचिंग अप टू द टारगेट ऑफ 50 मिलियन cruise passenger in India up to 2047. There's a huge potential to achieve this. बहुत बड़ा हमारे पास ये पोटेंशियल है कि हम इसको अचीव कर सकते हैं। यही किसका पार्ट है? देखो अपना देश इनिशिएटिव का ये क्या है आपके एक पार्ट बन गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा अच्छा भी है, आई कैन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who inaugurated? Who has inaugurated? किसके द्वारा इनॉग्रेटेड किया गया है? क्या? वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 ये जो इनिशिएटिव है वो किसके द्वारा जो है इनॉग्रेटेड किया गया है? कौन है वो जिसको इनॉग्रेट करके चले गए? देखो, वर्ल्ड फूड इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड फूड इंडिया अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम। तो वर्ल्ड फूड इंडिया प्रोग्राम जो है कहाँ पर लोकेटेड या किसका हुआ है? ठीक है ना, इसको इनोवेशन किसके द्वारा किया गया है? वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 को पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। who has inaugurated the second edition of World Food India। तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है, इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, अब समझो ये क्या है। ठीक है, एक क्या है इसमें? पीएम मोदी ने यहाँ पर पर्टिकुलरली बोला है कि जो फूड है, स्पेसिफिकली
आई कैन से जो फूड स्ट्रीट है एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड फूड इंडिया, उसका एक पर्टिकुलरली इनॉग्रेशन है। ठीक है ना, यहाँ पर एक याद कर लेना। ठीक है, इंडिया फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हैज इमर्ज्ड एज अ सनराइज इंडस्ट्री because it has attracted 50,000 crore FDI in past 9 years. Can you imagine, guys? This particular industry, food industry, has attracted 50,000 crores FDI in past 9. इतने सारे लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। That's why this particular industry are very very important, very very crucial. Okay, and that's why ये जो इवेंट होते हैं जैसे वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 इवेंट है, ये हमने कहाँ पे किया वो भी याद करो, भारत मंडपम में किया है। भारत मंडपम कहाँ पे लोकेटेड है? आपके न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, एंड रिमेंबर नीदरलैंड विल सर्व एज अ पार्टनर कंट्री। नीदरलैंड क्या बनेगा? नीदरलैंड इज अ पार्टनर कंट्री, व्हाइल जापान इज अ जापान विल बी द इवेंट फोकस कंट्री। ठीक है, पार्टनर कंट्री कौन है? हमारा नीदरलैंड है, एंड इवेंट फोकस कंट्री कौन है? हमारा जापान है। ठीक है, नाउ दैट्स व्हाई आपको इसका ना एक पर्टिकुलर याद भी कर लेना। ठीक है, इसका पर्टिकुलर जो थीम है, दैट इज जो थीम अभी हम चला रहे हैं 2023 इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। 2023 इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। कब है? 2023 में ही है। नाउ आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री, ठीक है, विथ विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली साइन मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट? मोबिलिटी एंड जो माइग्रेशन एग्रीमेंट है वो किसके साथ साइन हुआ है? विथ विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली साइन मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट? ठीक है, देखो मोबिलिटी करना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग यहाँ से वहां तो गुजरते ही रहते हैं, यहाँ से चल के वहां से चल के जाती है। लेकिन अभी हालांकि ये साइन हुआ, बहुत ज्यादा रिसेंटली साइन हुआ है। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस पर्टिकुलर कंट्री में या फिर पर्टिकुलर एरिया में क्या जाते हैं, माइग्रेशन के लिए जाते हैं, मोबिलिटी के लिए जाते हैं। ठीक है, रिमेंबर इंडिया हैज साइंड दिस एग्रीमेंट विद द कंट्री ऑफ इटली। इटली। तो अभी ना पीएम मोदी जब बात कर रहे थे ना कि डेस्टिनेशन वेडिंग का, तो डेस्टिनेशन वेडिंग एक बहुत ही ज्यादा कल्चर डेवलप हो रहा है हमारे भारत में, पहले भारत में बहुत ज्यादा जो कल्चरल लोग हैं वो क्या करते हैं, इंडिया में शादियां नहीं करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, किसी बाहर की एरिया में जाते हैं शादियां करने के लिए, बाहर की कंट्री में आते हैं शादियां करने के लिए। ठीक है, सिमिलरली उन्होंने फिर वो इसलिए बोल के रखा है, जो इटली जो स्पेसिफिकली क्या होता प्राइमरी लोकेशन होता है जहाँ पर लोग शादियां करने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने पीएम ने बोला था। दैट्स व्हाई जो मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट है, बहुत सारे लोग इटली में जाते हैं घूमने के लिए, तो दैट्स व्हाई दिस हैज बीन साइन। ठीक है, अब हाँ, इसके द्वारा साइन किया गया था, याद कर लेना, जो हमारे पहले एक्शन ऑफिस मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर साहब है, उनके द्वारा ये पर्टिकुलर क्या है, लॉन्च हुआ है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, who has decided over the run for unity? Run for event again very important event था, run for unity। क्यों होता है ये इवेंट? बिकॉज 148th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब द्वारा। तो इस जो पर्टिकुलर इवेंट हुआ था वहां पे ये मीटिंग या फिर ये इवेंट किसने प्रेसाइडेड किया था? ठीक है, कौन यहाँ पे जो था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट की तरह आगे आए थे? रिमेंबर very famous, very big personality, that is राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह साहब जो है यहाँ पर पर्टिकुलरली उपस्थित हुए थे, और उन्होंने जो है इस पर्टिकुलर मीटिंग को क्या था, प्रेसिडेंट वो किया था। प्रेसिडेंट फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट। ठीक है, ये इवेंट ऑर्गेनाइज किसने किया था? दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज बाय द एचएएल। किसने ऑर्गेनाइज किया था? एचएएल ने ऑर्गेनाइज किया था। कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, एचएएल क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बहुत ही ज्यादा कुशल, अभी आपने ना तेजस के बारे में सुना होगा, तेजस जो बहुत ज्यादा न्यूज में है। ठीक है, वन ऑफ द रीजन व्हाई तेजस इज इन न्यूज बिकॉज इट्स एचएएल। ठीक है ना, इसके द्वारा इसलिए जो है ना, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब है उनके द्वारा जो है इनॉग्रेशन किया गया है फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट, दैट इज रन फॉर यूनिटी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सोचो इसके बारे में भी। किस कौन जो है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, जिसे हम बेल भी बोलते हैं। ठीक है, कौन है जो यहाँ पर एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है बेल का? ठीक है, रिमेंबर व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, कपूर सदाशिव मूर्ति। ठीक है, ये जो कपूर सदाशिव मूर्ति, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज, इनको जो ये अपॉइंट हुए क्या? चेयरमैन एंड एमडी फॉर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के।
ठीक है, यस, ये एक बार जो है आपको पता होना चाहिए। फिर ये जो बेल है, लाइक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इसका जो हेडक्वार्टर आपको मिला दिल्ली में, एस्टैब्लिशमेंट है 1956 का। अब ये जो है ना, हमेशा याद रखना, जो आपके अपॉइंटमेंट्स है, मैंने इससे पहले बार बोला है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का सीएमडी पे मैंने अभी बोला, तो शायद ना वो अपॉइंटमेंट ना पूछे, लेकिन जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का अपॉइंटमेंट हुआ है, उसके रिगार्डिंग सवाल आ जाएगा एग्जाम में। तो उसके लिए जो है आपको आराम से तैयार रहना पड़ेगा कि अगर उस एंगल से कोई अगर सवाल आता है तो आपको उसको टैकल करना है। नाउ नेक्स्ट, who has been awarded as best photographer in a 10-year and under category, 10-year and under category at the prestigious Wildlife Photographer of the Year competition held in London. लंदन में जो कंपटीशन हुआ है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर कंपटीशन, ठीक है, वो जो कंपटीशन है, वो जो कंपटीशन है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कंपटीशन है, जो कि लंदन में हुआ है, वो अवार्ड किसके द्वारा जीता गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड दिस बेस्ट फोटोग्राफी, ठीक है, इन द 10 इयर्स एंड अंडर कैटेगरी, किसको ये पर्टिकुलर अवार्ड मिला है? ये पहली बात ये याद कर लो कि जो है 10 इयर्स एंड अंडर कैटेगरी का जो अवार्ड है फॉर प्रेस्टिजियस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड, वो कहाँ पे हुआ है? तो ये इट हैज बीन हेल्ड इन लंदन। सबसे पहले ये याद कर लो कहाँ पे हुआ है, लंदन में हुआ है। एंड फिर नेक्स्ट सवाल आता है कि फिर किसको ये पर्टिकुलर अवार्ड मिला है? रिमेंबर, विधान विकास, ठीक है, विधान, ठीक है, तलिया विकास, इनको जो है पर्टिकुलरली बेस्ट अवार्ड मिला है, लाइक फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है उन्होंने जीता है इन दैट पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन, ठीक है। अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसने किसने ऑर्गेनाइज किया गया था अवार्ड? दिस पर्टिकुलर अवार्ड इज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन द्वारा। ये पर्टिकुलर क्या है, अनाउंस हुआ है, या फिर इस पर्टिकुलर अवार्ड जो है उनके द्वारा चलाया गया है, ठीक है। एंड वी आर वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड, तो हम उसको बहुत अच्छा अवार्ड लगता है हमें। व्हाई? बिकॉज दिस अवार्ड इज कंसिडर्ड एज ऑस्कर ऑफ फोटोग्राफी। ये जो अवार्ड है ना, इस अवार्ड को हम क्या बोलते हैं? ये अवार्ड इज नथिंग बट द ऑस्कर ऑफ फोटोग्राफी है। दिस अवार्ड इज नथिंग बट द ऑस्कर ऑफ फोटोग्राफी है, ठीक है। फोटोग्राफी का ऑस्कर बोलते हैं इस पर्टिकुलर अवार्ड को। दैट्स व्हाई अगेन इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ अब बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अगर आप सोचोगे, ठीक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, ठीक है, मतलब जो जैक जी है आपके, जैक जी हैज बीन नेम्ड एज ओवरऑल विनर ऑफ द बर्ड फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2023 फॉर हिज इमेज टाइटल एज अ ग्रैब द बुल बाय द हॉर्न्स, ठीक है, ग्रैब द बुल बाय द हॉर्न्स, ये इस इमेज का नाम है। तो मैं चाहता हूँ, अब अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इस टाइप के इवेंट पढ़ते हो, ऑस्कर तो सबको याद होता है, लेकिन जो अलग अलग इवेंट्स होते हैं उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे पसंद लगता है कि इसको भी हमें क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। नाउ अगेन सेम ये जो सवाल है इसको मैंने डिस्कस किया था आपके साथ एक बार लेक्चर की स्टार्टिंग में, मैंने डिस्कस कर लिया था इस पर्टिकुलर सवाल को, ठीक है। तो जो आपको इसके बारे में अभी मार्क करना है, मैं देखना चाहता हूँ आपके दिमाग में चीजें रहती है नहीं रहती है, ठीक है। हु इज द बॉलर विद द हाईएस्ट विकेट टेकर इन ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री? अब इफ यू लुक एट द इंडिया, ठीक है, इंडिया का पर्सपेक्टिव आप समझो, कौन सा वो इंडियन बॉलर है जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं ओडीआई वर्ल्ड कप में, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एवरीवन नोज करेक्ट आंसर इज मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी इज वेरी important for us because he's a fast bowler, okay. Or if you look at his history, because he has left-handed, Zahir Khan has behind. Zahir Khan is again very important player. Zahir Khan ने कितना लिया था टोटल? अराउंड 44 विकेट्स जहीर खान ले लेते हैं। जसप्रीत बुमराह तो उन्होंने 33 ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो हाईएस्ट कौन है विकेट टेकर? हाईएस्ट विकेट टेकर जो है आपके मोहम्मद शामी बने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अगेन थोड़ा सा सोचो, टेक अ 5 मिनट्स, टेक अ 5 सेकंड एंड देन मार्क इट। With whom has the election commission signed an agreement to promote इलेक्ट्रोल लिटरेसी? इलेक्ट्रोल लिटरेसी को प्रमोशन करने के लिए, ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोशन करने के लिए किसके द्वारा ये एग्रीमेंट साइन किया गया है? ठीक है, किसके द्वारा ये साइन किया गया है? ठीक है, थोड़ा सोचो, टेक अ 5 सेकंड एंड देन मार्क। ठीक है, विथ whom this agreement has been